जय हिंद दोस्तों, रखिए खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे फिर वो अखबार हो, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब दोस्तों जो दूसरे संगठन है वो मीडिया से पूछ रहे हैं कि भैया आप कैसे बता रहे हो, किस कैलकुलेशन के आधार पर बता रहे हो कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में रखेगी। तो दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको इस पर आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 8 खामियां बताऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत से कर्मचारी हैं जो एनपीएस में हैं, तो दोस्तों वो चूज करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो उनको बताना जरूरी है कि यूपीएस में कौन कौन सी खामियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ जाएंगे कि आपको एनपीएस में बने रहना है या फिर आपको यूपीएस में जाना है। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे फिर वो अखबार हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में होगा। जी हाँ दोस्तों ये तो बताया मीडिया ने। अब दोस्तों संगठनों ने इनसे सवाल पूछा मीडिया से कि भैया आप कैसे बता रहे हो कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में होगा। तो दोस्तों मीडिया ने बताया कि महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर की डिमांड हो रही है कि 2.00 से या फिर 2.28 से 2.86 के बीच में दिया जाए, महंगाई को देखते हुए। हालांकि दोस्तों ये कोई लॉजिकल नहीं है, किसी कैलकुलेशन के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 या फिर 2.86 नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। जो हमारी कैलकुलेशन है वो लॉजिक बेस पे होती है। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने पे कमीशन है उसकी रिपोर्ट भी हम देखते हैं, जो फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर का उसके आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे बन रहा है। 1.92, 1.98 या फिर 1.96, 2.00 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मीडिया में बताया जा रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में होगा। अगर इतना मिल जाता है तो आपकी पेंशन और पे बहुत बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन महंगाई को देखते हुए डिमांड करी जा रही है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे बेस पर, लॉजिकल बेस पर, कैलकुलेशन के आधार पे, डीएडीआर को देखते हुए जो जनवरी 2026 से होगा, पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए, फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट करिए, क्या महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा होना चाहिए या फिर लॉजिकली जो कैलकुलेशन है फिटमेंट फैक्टर का उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे होना चाहिए? आप खुद ही नीचे कमेंट करेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। यूपीएस की 8 बड़ी खामियां। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 8 बड़ी खामियां कौन सी है, प्रॉब्लम कौन सी है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आगे चलकर आप समझ जाए कि आपको एनपीएस में रहना है या फिर आपको यूपीएस एडॉप्ट करना है। अब दोस्तों पहली खामी है यूपीएस की कर्मचारी का अंशदान जब्त होना। जी हां दोस्तों, एनपीएस में भी आपका अंशदान जब्त होता था और यूपीएस में भी आपका अंशदान जब्त होगा। हालांकि भारत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी 18% से ज्यादा, लेकिन आपका अंशदान, आपका कंट्रीब्यूशन जब्त किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों अंशदान जब आपका जब्त होगा तो क्या आपको कुछ मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट? जी हां दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके समझाई थी। दोस्तों सबसे बड़ी खामी यही है कि आपका अंशदान जब्त होगा, लेकिन इसके बदले आपको क्या मिलेगा? बेसिक के 1/10वें हिस्से मल्टीप्लाई
कुल सर्विस, कुल 6 महीने का पैसा आपको दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका अमाउंट जब्त तो हो रहा है, कंट्रीब्यूशन आपका जब्त हो गया, लेकिन उसके बदले आपको 1/10वें हिस्से का पैसा दिया जाएगा, यानी 6 महीने का आपको पैसा दिया जाएगा इस फॉर्मूले के आधार पे। तो पहली खामी तो यही है। अब दोस्तों दूसरी खामी है यूपीएस की, पेंशन के लिए करना होगा इंतजार। अगर कर्मचारी वीआरएस लेता है, वॉलंटरी रिटायर्ड लेता है, तो तुरंत पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे 45 एज में कर्मचारी वीआरएस लेता है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप वीआरएस लेते हैं यूपीएस में, तो एकदम आपकी पेंशन स्टार्ट नहीं होगी, आपको इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों 45 एज में कर्मचारी वीआरएस ले लेता है, वॉलंटरी रिटायर्ड ले लेता है यूपीएस में, तो पेंशन के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, यानी जो उसकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट होती 60 ईयर्स, तब जाके उसको पेंशन मिलती। तो 60 ईयर से पहले ही उसने वीआरएस ले लिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो इसलिए 45 एज के बाद 15 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, यानी जब वो 60 पे पहुंचेगा तब उसकी पेंशन स्टार्ट होगी यूपीएस में। एक ये सबसे बड़ी खामी है। यूपीएस में 60 एज पर पहुंचने पर ही पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। फिर दोस्तों अगली खामी है वेतन आयोग और अतिरिक्त पेंशन पर सरकार का स्पष्टीकरण नहीं। जी हां दोस्तों, सरकार ने अपने गैजेटेड नोटिफिकेशन में नहीं बताया कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसका असर यूपीएस के कर्मचारी पेंशन से पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किस तरीके से उनकी सैलरी या फिर पेंशन बढ़ेगी। 8 सीपीसी में सरकार ने अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और दोस्तों एक और चीज सरकार ने नहीं बताई कि यूपीएस के पेंशनर को एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन है यूपीएस का, उसमें कहीं नहीं लिखा 8वें वेतन आयोग के बारे में या फिर अतिरिक्त पेंशन देने के बारे में, कि जब यूपीएस के कर्मचारी 80 साल के होंगे, पेंशनर्स 80 साल के होंगे, तो क्या उनको 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बारे में सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो यह भी एक प्रॉब्लम ही है। फिर दोस्तों अगली प्रॉब्लम क्या है, पेंशन गणना के लिए बेंचमार्क। जी हां दोस्तों, पेंशन गणना के लिए एक बेंचमार्क बना रखा है भारत सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत, यह समझना बहुत जरूरी है। सभी को 12 महीने के बेसिक के औसत का पेंशन नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है यूपीएस का रूल, जो आपके 12 महीने हैं उसके बेसिक के औसत का पेंशन, जी हां दोस्तों, यानी लास्ट पे ड्रॉन का 50%, सभी को 12 महीने के बेसिक के औसत का पेंशन नहीं मिलेगा। यूपीएस में पेंशन कर्मचारी के अंशदान पर तय किया गया है। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी का अंशदान है उस पर पेंशन डिसाइड किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कर्मचारी ने अपने अंशदान खाते से पैसा निकाल लिया तो उनको कम पेंशन मिलेगी, चाहे उनकी 12 महीने की एवरेज बेसिक कितनी भी हो। जी हां दोस्तों, यानी जो पेंशन डिपेंड करेगी यूपीएस के पेंशनर की, वो करेगी कर्मचारी के अंशदान पर। जी हां दोस्तों, अगर कर्मचारी अपने अंशदान खाते से पैसा निकाल लेता है तो उसकी पेंशन कम बनेगी। जी हां दोस्तों, भले ही उनकी 12 महीने की एवरेज बेसिक कितनी भी हो। जी हां दोस्तों, पिछले 12 महीने की उनकी बेसिक कितनी भी हो एवरेज के अनुसार, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जो आपकी पेंशन है यूपीएस में, वो आपके अंशदान पर डिपेंड करेगी। जी हां दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी खामी है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूं। जैसे दोस्तों किसी कर्मचारी के खाते में 50 लाख के ऊपर पैसा जमा होता है यूपीएस में, तो पेंशन की गणना करते समय बेंचमार्क की वजह से 50 लाख रुपए ही अमाउंट काउंट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों मान लीजिए किसी कर्मचारी के यूपीएस खाते में 1 करोड़ रुपए जमा होते हैं, 1 करोड़ रुपए, लेकिन पेंशन गणना करते समय केवल 50 लाख ही लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, पूरा 1 करोड़ नहीं लिया जाएगा, यानी जो बेंच मार्क सेट करा हुआ है भारत सरकार ने, वो 50 लाख का कर रखा है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जो आपकी पेंशन गणना होगी वो 50 लाख के अंतर्गत होगी, ना कि 1 करोड़ के। तो दोस्तों बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि एक बेंचमार्क
सेट कर रखा है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों मैंने आपको एक कैलकुलेशन समझाई, एग्जाम्पल समझाया। फिर दोस्तों अगली खामी है मेडिकल सुविधा का फायदा नहीं। इसको लेकर सरकार का स्पष्ट जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों सरकार ने साफ तरीके से नहीं बताया कि जो यूपीएससी कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उनको मेडिकल का पूरा फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, गैजेट नोटिफिकेशन में भी और वैसे भी। फिर दोस्तों अगली खामी है अंशदान से पैसा निकाले तो 50% पेंशन भूल जाओ। अंशदान से पैसे निकाले तो पेंशन कम बनेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो आपकी पेंशन डिपेंड है वो आपके अंशदान पर ही डिपेंड है। अगर आपने अंशदान से, कंट्रीब्यूशन से कुछ पैसे निकाले तो दोस्तों फिर पेंशन भी उसी रेशियो के हिसाब से आपकी कम हो जाएगी। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों अगली प्रॉब्लम क्या है यूपीएस की, मृत्यु के मामले में फायदा नहीं। अगर कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तो परिवार को भी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर यूपीएस का कर्मचारी है, अगर उसकी मृत्यु इन सर्विस हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा वाइफ को, स्पाउस को। क्यों करना पड़ेगा इंतजार, ये मैं आपको बताता हूं। परिवार को पेंशन भी कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष होने पर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वे जिंदा होते तो, यानी दोस्तों 60 एज पर ही पेंशन देने का प्रावधान है यूपीएस के अंतर्गत, वो भी वीआरएस के मामले में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर मृत्यु इन सर्विस हो रही है किसी कर्मचारी की यूपीएस में तो फिर फैमिली पेंशन लेने में थोड़ी सी दिक्कत यहां पे आएगी, इंतजार करना पड़ेगा यहां पे फैमिली पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, और वो भी डिपेंड रहना पड़ेगा कर्मचारी की एज पर। तो दोस्तों प्रॉब्लम है यहां पे यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सही तरीके से एडॉप्ट करना यहां पे मुश्किल हो सकता है कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी और भी मैं आपको कुछ आगे चीजें समझाऊंगा जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ओपीएस की बहाली की जाए। पेंशनर की कर्मचारियों की डिमांड है कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएस में बहुत सारी खामियां हैं। या तो सरकार इन खामियों को दूर करे या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।